एहसास लेबर कैश प्रोग्राम है, इसके अगराज व मकासद क्या है, कितने लोगों ने अब तक अप्लाई किया है, लाखों की तादाद में लोगों का रोजगार गया है और क्या उसी तरीक़ेकार से लोगों को पैसे दिए जाएंगे, उसी तरीक़ेकार से रजिस्ट्रेशन की जाएगी जो आपने पहले अपनाया था, जो नादार तबके थे जिनको 12,000 रुपए यकमुश्त आप लोग दे रहे थे। डॉक्टर सनिया निश्तर साहिबा। बहुत शुक्रिया अनवार साहब प्रोग्राम में फिर बुलाने का। एहसास इमरजेंसी कैश से तो आप वाकिफ़ ही हैं। ये कोविड की तनाजुर में दिया जा रहा है उन लोगों के लिए जिनकी रोज़गार बुरी तरह से मुतासिर हुई है। इसकी 3 कैटेगरीज़ हैं और अब ये जो कल जो सिलसिला शुरू हुआ है ये इसकी चौथी कैटेगरी है। ये जो चौथी कैटेगरी है ये किस तरह से फ़र्क है पिछली 3 कैटेगरीज से और इसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं ये मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। पहली 3 कैटेगरीज की जो फंडिंग थी वो जो कोविड के तनाजुर में जो 1 ट्रिलियन का पैकेज आया था उसमें से 144 अरब एहसास को मिले थे और इन 3 कैटेगरीज की फंडिंग उससे हो रही थी। जो आपको याद होगा कि 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदान थे और हर ख़ानदान को 12,000 रुपए मिल रहे थे। ये जो चौथी कैटेगरी है इसकी फंडिंग जो है ये प्राइम मिनिस्टर के कोविड फंड से होगी, जो जिसमें डोनर्स पैसे डाल रहे हैं और वज़ीर आज़म ने ये ऐलान किया है कि अगर कोई डोनर 1 रुपया अतिया देगा तो हम हुकूमत पाकिस्तान उसके साथ 4 रुपए और डालेगी। तो ये तो इन पुरानी 3 कैटेगरीज और इस कैटेगरी की फंडिंग में फ़र्क हो गया। अब फ़र्क क्या है एप्लीकेशन के प्रोसेस में। तो पिछली जो 3 कैटेगरीज थी, पहली कैटेगरी एहसास किफ़ालत ख़वातीन की थी, दूसरी कैटेगरी में एप्लीकेशंस आ रही थी 8171 SMS कैंपेन से और तीसरी कैटेगरी में एप्लीकेशंस जो आ रही थी वो डिस्ट्रिक्ट की लिस्टों से आ रही थी, मगर उसमें भी 8171 वाले काफ़ी लोग शामिल हैं। ये जो चौथी कैटेगरी है इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो वज़ीर आज़म की वेबसाइट पे एक वेब पोर्टल है जो एहसास लेबर के नाम से पोर्टल है। और उस पे जिसकी मुलाजमत से जो हाथ धो बैठता है या जिसकी रोज़गार जाती है उसको एक डिक्लेरेशन भी देनी पड़ती है। तो ये एप्लीकेशन के प्रोसेस में ये फ़र्क है चौथी कैटेगरी और पिछली 3 कैटेगरीज़ का। मगर फंडिंग और एप्लीकेशन प्रोसेस के फ़र्क के बावजूद ये बात समझना बहुत अहम है कि जो डेटा ड्रिवन कवायद व ज़वाबित हैं, जो रूल बेस्ड सिस्टम है और जो ट्रांसपेरेंसी के पैरामीटर्स पिछली 3 कैटेगरीज़ के लिए बने थे उनका इतलाक इसी तरह इस कैटेगरी पर भी, चौथी कैटेगरी पर भी होगा। इसका पोर्टल पिछले कोई 2 हफ्ते से खुला हुआ है। अभी तक उस पे कल की जो फिगर्स थी वो 3.9 मिलियन एप्लीकेशंस आ गई थी। और ये जो पोर्टल है ये ईद के बाद तक खुला रहेगा। इसको फिर जब बंद करेंगे हतमी नंबर तब सामने आएगा। फिर हम एनालिसिस शुरू करेंगे, जो डुप्लीकेशंस हैं उनको निकालेंगे क्योंकि बहुत सी ऐसी सवाल आपसे कर सकती हूं। आपने कहा 3.9 मिलियन अप्लाई किया, 39 लाख बने और के करीब वज़ीर आज़म के कोरोना रिलीफ फंड में अपने अरब से जायद। आपने ये भी कहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज भी ट्वीट किया है कि 1 रुपए अगर लोग अतिया करेंगे तो 4 रुपए हुकूमत देगी। कुछ हमें बताएंगे कि अगर 3 अरब रुपए इकट्ठे हुए हैं तो हुकूमत की तरफ से कितनी कंट्रीब्यूशन आएगी, उसके 12 अरब रुपए बन जाएंगे और 39 लोग एप्लीकेंट्स हैं। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताएंगे ये कैलकुलेशंस आप लोगों ने की हैं, कब तक इन लोगों को कवर अप कर लिया जाएगा और ये जो प्रोसेस कल शुरू हुआ है कितने लोग इससे मुस्तफीद हुए हैं। डॉक्टर सनिया निश्तर साहिबा। जी, जो हमारी कल तो हमने एक इसकी टोकन लॉन्च की है ताकि लोग इंस्पायर हों और इस प्राइम मिनिस्टर कोविड रिलीफ फंड में पैसे डालें। इसकी जो हतमी एनालिसिस है जब पोर्टल बंद होगा ईद के बाद, तो जब उस वक्त हम एनालिसिस करेंगे, फिर हम जैसे कि मैंने कहा डुप्लीकेशंस निकालेंगे, डेटा एनालिटिक्स रन करेंगे और फिर हमारे पास फाइनल फिगर आएगी कि कितने लोग हैं। फिर उसको बजट के तनाजुर में देखा जाएगा। मगर मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो 1 ट्रिलियन के पैकेज में जो 200 अरब का जो एनवेलप था जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ को दिया गया था, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने ये फैसला किया है
कि वो भी एहसास कैश के थ्रू ये अपनी असिस्टेंस रन करेंगे। और इसीलिए ये ऐलान हुआ है कि अगर ₹1 कोई डोनर डालेगा तो उसी एनवेलप में से ₹4 हुकूमत उसको मैच करेगी। तो जब ये पोर्टल से एप्लीकेशंस बंद होंगी, उस वक्त हम एस्टिमेशंस शुरू करेंगे कि कितने लोग एलिजिबल हैं जो पिछले 3 कैटेगरीज में हेल्प नहीं हुए और उनकी बजटरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है, हर माइलस्टोन पे मैं एक वीडियो रिलीज़ करती हूँ ताकि लोगों को प्रोसेस का पता चल जाए। तो इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद जब ये एस्टिमेशंस हो जाएंगी तो मैं वीडियो में ये बताऊंगी कि हम कहाँ खड़े हैं और आगे का प्लान क्या है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब लिमिटेशंस क्या रखी गई हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है? किस तरह के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनफॉर्मली दिहाड़ीदार थे या दुकानदार थे, छोटे दुकानदार या बड़े कारोबार, लिमिटेशंस के हवाले से बताइए हमारे नाज़रीन को कि किस तरह की रखी गई हैं। देखें जी, पाकिस्तान में नीड तो बहुत ज़्यादा है। जो अभी हमने जो लेबर सर्वे में डेटा देखा है उससे हमें पता चला है कि 24 मिलियन जो पाकिस्तान में ऐसे वर्कर्स हैं जो कि या दिहाड़ी पे काम करते हैं या पीस रेट बेसिस पे काम करते हैं, चाहे वो फॉर्मल या इनफॉर्मल सेक्टर हो, या वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अच्छा, यानी कि अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, अपनी छोटी दुकान है, अपनी कोई रेडी लगाते हैं। 24 मिलियन एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और अगर हम ये अज्यूम कर लें कि ये हाउस होल्ड ब्रेड विनर्स हैं, तो फिर हम देख रहे हैं कोई 160 मिलियन यानी कि 16 करोड़ लोग इस मुल्क में, इस मुल्क की 2/3 आबादी ऐसी है जो कि कोरोना वायरस से एक तरह या दूसरी तरह से मुतासिर हुई है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि तमाम बजटरी सपोर्ट ऐसे लोगों को इमरजेंसी कैश के लिए दे। मगर कुछ ऐसे लोग ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए ये फैसला किया गया है कि डोनर्स से भी पैसे मोबिलाइज हों और शफाफियत को मलहूज़ रखते हुए ये हमने डिसाइड किया है कि आपने देखा होगा हमारी जो इंफॉर्मेशन पोर्टल है उसमें कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 के जो नंबर्स हैं वो अलहदा से दिए गए हैं। प्रोविंशियल ब्रेक डाउन दिया गया है, ज़िले लेवल का ब्रेक डाउन, तहसील लेवल का ब्रेक डाउन, तो इसमें भी ऐसा ही ब्रेक डाउन दिया जाएगा। और तो लोगों से ये अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस फ़ंड में डोनेट करें ताकि फिर गवर्नमेंट भी इक्वली उसको मैच कर ये आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया और मैं भी पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ज़रूर अपील करूंगा, क्योंकि कोरोना रिलीफ फंड जो वज़ीर आज़म का, उसमें अगर आप अतिया देंगे तो ये पैसा जो डॉक्टर सनिया निश्तर साहब जिसकी डिटेल से हमें आगाह कर रही हैं, ये उन लोगों में तकसीम होगा और बहुत बड़ी फिगर है जो बताई जा रही है। असद उमर साहब ने 18 मिलियन लोगों का कहा था कि वो बेरोज़गार हो जाएंगे, हो चुके हैं इस कोरोना वायरस के पेंडेमिक की वजह से और इसके इन्फेक्शन में इजाफा हो रहा है। डॉक्टर साहबा, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमसे बहुत से यूथ और नौजवान भी मिलते हैं, तो क्या इस पे ये कैटेगरी भी है कि बहुत से लड़कों ने, नौजवानों ने अपनी मोबाइल शॉप्स बनाई हुई हैं और आपको पता है उनके किराए भी ड्यू हैं, तो कोई ये वो भी अप्लाई करें और उनको जो पैसे मिलेंगे वो फिर ज़ाहिर बताए किराए की मद में भी दे सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इंशाल्लाह ईद के बाद आप लोगों के एनालिसिस शुरू होंगे, उतने ही जल्दी से लोगों में डिसबर्समेंट भी, तकसीम का भी काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया है कि तमाम छोटी बड़ी दुकानें, शॉपिंग मॉल्स 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन खुले रहेंगे, तो ताकि जिन लोगों का कारोबार अब उन्होंने रीस्टार्ट किया है 50-55 दिन के बाद और जिनके किराए ड्यू हैं, ताकि वो दे सके और अपने कारोबार को जारी रख सके। डॉक्टर सनिया निश्तर साहिबा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये बहुत ही खुशाइन है। हुकूमत भी चाहती है कि जल्दी से जल्दी लोगों की रोज़गार बहाल हो और ये क्राइसिस सिचुएशन जो है हम इससे निकलें। जो इमरजेंसी कैश दिया गया है वो इसी पैराहे में दिया गया था कि जिन लोगों की रोज़गार बुरी तरह से मुतासिर हुई है, कम अज़ कम वो अपने घर में राशन डाल सकें। अब जो आपने फरमाया कि लोगों की मोबाइल शॉप्स हैं और क्या वो इसके लिए एलिजिबल हैं क्योंकि उन्होंने किराए देने हैं और यकीनन उनकी बहुत सी और भी ज़रूरियात होंगी, बच्चों की फ़ीस होगी, दवाओं की मसला होगा, यूटिलिटी बिल्स होंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हुकूमत का 1 ट्रिलियन पैकेज था उसमें और बहुत सी कैटेगरीज की सपोर्ट है। तो क्योंकि मेरा एरिया ये सोशल प्रोटेक्शन है, बिल्कुल ही जिन लोगों का रोज़गार चला जाता है उनको इमरजेंसी कैश पहुँचाना,
तो मैं तो उसी हद तक बता सकती हूँ कि इस किस्म के लोग जो किराए के लिए पैसे लेना चाह रहे हैं वो शायद इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। मगर हुकूमत की और बहुत सी विंडोज़ हैं। आपने पिछले सवाल में मुझसे सवाल किया था और मैंने क्योंकि बहुत लंबा जवाब दिया तो मैं असली बात आपको जो आपका सवाल था उसका जवाब देना भूल गई। आपने कहा था कि ये क्या क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा है। तो ये जो डेटा एनालिटिक्स का जो सिस्टम जो हमने बनाया है उसमें कुछ जो इंडिकेटर्स हैं वो एक तो ये कि गाड़ी अगर किसी के पास खुद या खुद के नाम पे हो या उनकी स्पाउस के नाम पे हो यानी कि शौहर या बीवी के नाम पे हो। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन का बिल एवरेज 6 महीने का और पीटीसीएल का बिल एवरेज 6 महीने का 1000 रुपए से ज़्यादा हो। इसके अलावा उन्होंने नादरा की एग्जेक्टिव सर्विसेज किसी वक्त यूज़ की हों या उन्होंने इंटरनेशनल ट्रैवल किया हो या उन्होंने सेल्फ और स्पाउस की बात हो रही है एफबीआर में वो हाई इनकम डिक्लेयर्ड हों या वो गवर्नमेंट की मुलाजमत करते हो तो इन लोगों को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। अब इन क्राइटेरिया की लिमिटेशंस भी होती हैं मुझे मालूम है, मगर हमने ये क्राइटेरिया बहुत सोच समझ के रखा है क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही बड़ा पूल है ऐसे लोगों का जो इस क्राइसिस से इफ़ेक्ट हुए हैं और हमें बिल्कुल बॉटम से शुरू करना है लोगों की मुआवनत करने के लिए। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से लोगों को ये भी कहना चाहूँगी कि आजकल हमारे रिग्रेट्स के मैसेज जा रहे हैं क्योंकि हमने मंडे को ही हमारी और मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि हमें 61 मिलियन यूनिक रिक्वेस्ट आई थी। 61 मिलियन यूनिक रिक्वेस्ट एसएमएस के क्या मुराद है जरिए। आपकी? कोई मुनफरिद सी दरखास्त थी? नहीं, यूनिक रिक्वेस्ट से ये मुराद है कि हमें आई तो थी 139 मिलियन रिक्वेस्ट्स, मगर वो लोगों ने रिपीटेड रिक्वेस्ट्स की हुई थी 3-3, 6-6 दफ़ा। तो जो यूनिक रिक्वेस्ट्स हैं वो 61 मिलियन हैं और हमें उसमें से 12 मिलियन लोगों को यानी कि 1 करोड़ 20 लाख को सिलेक्ट करना था। तो हमें कोई क्राइटेरिया रखने थे जो कि जिसमें इंसानी मुदाखलत ना हो, सियासी मुदाखलत ना हो और शफाफियत के साथ हम लोगों को ये बता सकें कि आप किस क्राइटेरिया की वजह से आप शामिल नहीं हो सके। तो मैं आपके तवस्सुत से लोगों को भी ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको रिग्रेट का मैसेज आए कि जी आप इसके लिए अहल नहीं हैं, तो आप इस बात को खुदारा समझिए कि हुकूमत की ने एक सिस्टम के साथ चलना होता है, कुछ क्राइटेरिया के साथ चलना होता है और हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। मगर अगर आप इस 8171 की एहसास इमरजेंसी कैश के लिए हकदार नहीं ठहराए गए तो एहसास की और भी विंडोज़ हैं जिस पे भी मैं इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन में वीडियोस जारी करूंगी कि आप हमारी राशन स्कीम से कैसे मुस्तफीद हो सकते हैं या आप प्राइम मिनिस्टर के लेबर पोर्टल पे भी एप्लीकेशन डाल डॉक्टर सकते साहब ये हैं। बताइए कि तो जो जवाब में एहसास दे रही थी इमरजेंसी जो का आपने जो पिछले प्रोग्राम था कैश 12,000 रुपए का, वो आपने टारगेट अचीव कर लिया है? जो 144 अरब रुपए आपने तकसीम करने थे, चूंकि अब रमजान का आखिरी अशरा है, आज 25वां रोजा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया, तो वो जो टारगेट था 1 करोड़ 20 लाख खानदानों का वो मुकम्मल हो गया है या अभी उसमें कुछ खानदान बाकी हैं? जी, आज सुबह की फिगर्स ये थी कि 8.7 मिलियन लोगों को असिस्टेंस जा चुकी थी और 106 अरब आज सुबह जब मैंने जो हमारा इंफॉर्मेशन पोर्टल है वो शाम को 5 बजे रिफ्रेश होता है, तो आज की क्लोजर की फिगर्स मैंने नहीं देखी मगर 8.7 मिलियन और 106 बिलियन आज सुबह की फिगर्स थी। हमारी पूरी कोशिश है कि अगले 4 दिन में मैक्सिमम कैश पुश हो, मैक्सिमम लोग आके पैसे ले लें ईद से पहले और इंशाल्लाह ईद के बाद हमारी जो है 3 कैटेगरीज के लोगों के लिए और पेमेंट शुरू होगी। एक तो ये जो वज़ीर आज़म के पोर्टल से जो एप्लीकेशंस आई हैं उनमें जो हकदार ठहराए जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, पंजाब ने एक्स्ट्रा 7 लाख लोगों के लिए पैसे दिए हैं। अच्छा। और उनकी जो तरसील है वो भी ईद के बाद शुरू होगी। और नंबर 3 आपके तवस्सुत से मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आज ही कैबिनेट ने अप्रूव किया है हमारी समरी
जिसमें हमने ये अप्रूव कराया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे AJK में लाइन ऑफ कंट्रोल में जितने भी गांव हैं, 216 गांव हैं, उनमें जितनी भी खवातीन एलिजिबल, जितनी भी खवातीन हैं, चाहे उनका जो भी स्कोर है, चाहे उन्होंने 8171 से पैसे मांगे हैं, यानी उन तमाम घरानों को इमरजेंसी कैश प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये 3 कैटेगरीज ईद के बाद शुरू होंगी। और क्योंकि आपने ये पूछा था कि 12 मिलियन का कहाँ स्टेटस है, तो हमारी एनालिसिस कंप्लीट हो गई है। जो 61 मिलियन हमें SMS यूनिक आए थे, उसमें से हमने 12 मिलियन सिलेक्ट कर लिए हैं। एनालिसिस हो गया है। मंडे से लोगों को हतमी जवाब जाने शुरू हो गए हैं। अगले 2 दिन में सबको जवाब मिल जाएगा, अगर उन्होंने पैसे कलेक्ट करने हैं तब भी, अगर वो हकदार नहीं ठहराए तब भी। और हमारी पूरी कोशिश है कि ईद तक, अगले 4 दिन में ये पूरी डिसबर्समेंट हो जाए, ताकि फिर ईद के बाद हम अगली 3 कैटेगरीज शुरू करें। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जिनके पास अपनी गाड़ी है या फिर मोबाइल का बिल 1000 रुपये से ज़्यादा है, ये क्राइटेरिया रखा गया। आप देखते हैं बहुत सारे नौजवान, जैसे अनवार साहब ने भी कहा कि अपना मोबाइल यूनिट से उनके या दुकानें हैं या कारोबार है, छोटे कारोबार है, तो बहुत सारे लोग वाबस्ता हैं डायरेक्टली ऑनलाइन टैक्सी सर्विस से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी छोटे शहरों में ट्रांसपोर्ट चली थी एक शहर से दूसरे शहर, तो वो लोग भी मुतासिर हुए हैं। उनके लिए क्या वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं? कोई नज़रसानी होगी इस हवाले से? देखिए जी, हमारा एक अपील्स का प्रोसेस है, लोग अपील्स ज़रूर कर सकते हैं। मगर सबको ये समझना चाहिए कि जो डेटा ड्रिवन प्रोसेस होता है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और एक्सेप्शंस हमेशा ऐसे लोगों की होंगी जो कि अपने आप को हकदार समझेंगे, मगर जिनको सिस्टम जो है वो कहेगा कि ये हकदार नहीं है। मगर उन लोगों के लिए अपील्स का प्रोसेस है और वो ज़रूर अपील कर सकते हैं। मगर बाय एंड लार्ज आई वुड से कि 99% ये सिस्टम बहुत यूज़फुल है। SMS आता है, CNIC 15 दफ़ा डेटाबेसेस को हिट करता है, वहाँ से ऑटोमेटिक मैसेजेस जाते हैं। इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। कोई लिस्टें मुझे नहीं भिजवा सकता कि जी आप इनको इंक्लूड करें और इनको एक्सक्लूड करें। तो ये पहली दफ़ा ये हो रहा है कि एक शफाफियत से, एक कवायद व ज़वाबित के मुताबिक एक निज़ाम बनाया गया है। हाँ, उस निज़ाम की लिमिटेशंस हैं और उसके लिए अपील्स प्रोसेस भी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें बहुत सी अपील्स आएंगी, एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज़ हम उनसे उनको भी एक रूल बेस्ड तरीके से डील करेंगे। डॉक्टर साहब, 20 से 70 मिलियन लोग जो हैं वो पाइड की ये रिसर्च और कैलकुलेशंस आई हैं, वो इस पेंडेमिक की वजह से पाकिस्तान के 20 से 70 मिलियन लोग खते गुर्बत से नीचे चले जाएंगे अनफॉर्चुनेटली। बजट मेकिंग भी अब हो रही है, बजट भी तैयार किया जा रहा है। और आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, गालिबन 12 जून 2020 को पाकिस्तान का जो बजट है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 वो पेश किया जाएगा। उसकी तजवीज़ सामने रखी जाएंगी कौमी असम्बली और सेनेट में। चूँकि आप इस जो सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम है उसकी सरबराह हैं, गुर्बत में इजाफा हुआ है और ये पेंडेमिक जो है ये जाने का नाम नहीं ले रही, तो आप समझती हैं कि कुछ इसमें बजट मेकिंग प्रोसेस में तरजीहाती बुनियादों पर जो लोग सबसे ज़्यादा इससे मुतासर हुए हैं, 20 से 70 मिलियन लोग जो खत गुर्बत से नीचे गए हैं, हुकूमत को ये आप ज़रूर कहेंगी, ये पुरजोर अंदाज में कहेंगी कि ज़्यादा बजट आउटले में ऐसे लोगों को टारगेटेड सब्सिडीज़ दी जाए, उनकी जो है वो उनको लोन्स दिए जाएँ या उनकी बहाली के लिए प्रोग्राम शुरू किए जाएँ, ज़्यादा बजट एलोकेशन हो सोशल पॉवर्टी एलिवेशन के लिए? जी बिल्कुल, बजट का ज़्यादा मुतालबा करना बिल्कुल हमारा बनता है, मगर उसके साथ मुझे कुछ एविडेंस देना पड़ेगा। एविडेंस ये, और एविडेंस के साथ साथ एक तो डेटा चाहिए, फिर ये कि कुछ बहुत बड़े बड़े पॉलिसी सवाल हमारे सामने हैं कि कोविड ने ये जो फिगर्स हम कह रहे हैं इतने लोगों को खत गुर्बत से नीचे कर देगा ये कोविड का ये सानेहा, ये इसकी क्या एविडेंस बेस है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो हमारे नए पावर्टी फिगर्स क्या हैं, क्योंकि अभी तक तो हम ये कह रहे थे ना कि 24% इनकम पावर्टी, 38% मल्टी डायमेंशनल पावर्टी, मगर अब हमारे नए फिगर्स क्या होंगे? बजट से पहले तो नया सर्वे नहीं आ सकता, हमें कुछ कंप्यूटेशंस करनी पड़ेंगी, कुछ मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी पड़ेगी ताकि नए फिगर्स के साथ हम बजट रिक्वेस्ट करें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमारा दूसरा बड़ा पॉलिसी सवाल है कि ये जो इमरजेंसी कैश है
इसको सनसेट कब करें, क्योंकि इसमें 3 कैटेगरीज थी, फिर 4 है, फिर 5वीं हो गई, अब और रिक्वेस्ट भी पाइपलाइन में। तो इमरजेंसी कैश के सिलसिले को कब सनसेट करना है। फिर ये सवाल कि क्या ये जो कोहॉर्ट है, ये जो इमरजेंसी कैश के दायरे में आ गया है, क्या इसको एक और कैश इंजेक्शन भी देनी पड़ेगी? क्या इकोनॉमी तक अगले 2 महीने में अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, या हमें हुकूमत ये कहेगी कि आप अब एक और कैश इंजेक्शन दें, और अगर दें तो उसका साइज क्या होगा, उसका बजटरी एनवेलप क्या होगा। और फिर तीसरा जो बास्केट है ऑफ पॉलिसी क्वेश्चंस, वो पहले से लिंक्ड है कि हमारे नए पॉवर्टी नंबर्स क्या हैं, ऑनगोइंग बेसिस पे हमें कितने लोगों को कैश सपोर्ट करनी चाहिए। और नंबर 4, क्योंकि एहसास सिर्फ कैश ट्रांसफर्स का नाम नहीं है, एहसास में 130 पॉलिसीज, एक्शंस, प्रोग्राम्स हैं। हमने एहसास स्कॉलरशिप में क्या करना है, एहसास आमदन में क्या करना है, एहसास बिलासूद कर्ज़ों में क्या करना है, हमने एहसास लंगर का क्या करना है, हमने एहसास किफ़ालत में क्या करना है। जो नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं एहसास के, जो मार्च में लॉन्च होने थे, एहसास तहफ़्फ़ुज़ और एहसास नशोनुमा, उनकी अब बेस कितना एक्सपैंड करना है। तो ये एहसास के दायरे कार में ये जो बहुत से पॉलिसी क्वेश्चंस आ गए हैं, अब ईद की छुट्टियों पे मैं इन पे काम करूंगी अपनी टीम के साथ, क्योंकि अभी तक तो हम कैश ऑपरेशंस में इतने बिजी थे कि आई वुड से कि 24/7 हमने इस पे काम किया है, बट अब ये बड़े पॉलिसी क्वेश्चंस पे भी काम होगा। तखफीफ गुर्बत है आपकी, जो मैं देख रहा था पोर्टफोलियो, गुर्बत की कमी लाने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाना, आप समझती हैं ज़ाहिर बात है ये जो एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम और अब जो एहसास इमरजेंसी लेबर को कैश प्रोग्राम दिया जा रहा है, इससे आप समझती हैं अच्छी इंटरवेंशंस हुई हैं, नताइज मुस्बत आपके पास आए हैं? हमें तो जो लोग मिलते हैं वो तो तारीफ करते हैं और वो कहते हैं हमें पैसे मिले हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, क्या फीडबैक आया है? इतनी बड़ी ह्यूमंगस आप लोगों ने एक्सरसाइज की है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ी रकम जो है वो ट्रांसफ़र हुई है गवर्नमेंट कॉफर से आम लोगों तक, और उसमें ज़ाहिर बात है कहीं ना कुछ तो गैप्स आए होंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज उसकी तारीफ बनती है। आप लोगों की अपनी क्या असेसमेंट है? तखफीफ गुर्बत में कभी लाने में कुछ मदद मिली है इस तरह के प्रोग्राम से? अच्छी इंटरवेंशन होती हैं ये? देखिए जी, इमरजेंसी कैश ट्रांसफर्स, ह्यूमैनिटेरियन कैश ट्रांसफर्स पॉवर्टी पे सस्टेनेबल इम्पैक्ट क्या लाते हैं, कैसे लाते हैं, वो एक अलहदा पॉलिसी सवाल है। मगर आप आज की सिचुएशन देखें, उस दिहाड़ीदार मजदूर का सोचें जिसको पिछले 8 हफ्ते से कोई काम नहीं मिला, कोई दिहाड़ी नहीं मिली, वो फाकों पे है, वो लिटरली हैंड आउट्स पे है, वो गार्बेज कैन से खा रहा है, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद है, इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट बंद है, वो लकी मरवत में, मोमंद डिस्ट्रिक्ट में, लिया में अपनी फैमिली का भी हाल नहीं पूछ रहा, उसके मोबाइल पे कोई बैलेंस नहीं है, वो गार्बेज कैन से खा रहा है, वो पनागाह में अपनी सो रहा है और लंगर पे वो खाना खा रहा है। और ऐसे इंडिविजुअल को जब आप 12,000 उसके हाथ में दें तो उसकी जिंदगी पे क्या असर पड़ता है ये आप ऑन ग्राउंड जाके ही देख सकते हैं। हम तो क्योंकि सारे वक्त ऑन ग्राउंड जाते हैं तो हम देखते हैं कि छोटी छोटी नौकरियों वाले, कल जब वज़ीर आज़म का इवेंट था तो कैशियर था, जो बस अड्डे पे कैशियर था, उसकी नौकरी चली गई, मोची था जिसकी दुकान बंद है, ड्राइवर है जिसको मालिकों ने निकाल दिया है, घर की मेड है, और मैं तो पिछले कई दिनों में कितनी घर की मेड्स देखी हैं जिनको मालकान ने निकाल दिया है, कोई औरत दर्जन है जिसको काम नहीं मिल रहा, The list goes on and on। ये पूरी इस वक्त एक इकोनॉमी खुलने से पहले स्टैंड स्टिल में थी, और ऐसे लोगों के हाथ में 12,000 कैश देना, उसकी जो इम्पैक्ट है वो आप उनसे बात करके ही देख सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि हमारी हुकूमत को ये अल्लाह का कोई करम था, और कि हमारी हुकूमत को ये सादत मिली कि हम लोगों की इस मुश्किल हालत में उनकी मावनत का एक ज़रिया बने। और इसमें खाली कोई मेरा हार्ड वर्क या मेरी टीम का हार्ड वर्क शामिल नहीं है, इसमें पूरी हुकूमत की नेक नियति शामिल है। और वज़ीर आज़म
हर दफ़ा जब वो इसकी ब्रीफिंग लेते हैं या इसके बारे में सवाल पूछते हैं तो उनकी ज़ुबान पे एक ही बात होती है कि मेरिट और रूल्स पे आपने ये काम करना है, क्योंकि इस लेवल की सपोर्ट के बगैर ये काम इस तरह से करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहिबा, बहुत सारा डाटा इकट्ठा हुआ है, कुछ डाटा पहले मौजूद था, आपने कहा अभी ये सर्वे मुमकिन नहीं है, लेकिन जो हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी थी उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो 24 मिलियन से ज़्यादा हैं जो वाबस्ता है इकोनॉमी से इनडायरेक्टली और उन कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो आप समझते हैं जो डाटा इकट्ठा हुआ है हमारे एहसास प्रोग्राम के जरिए, चाहे वो एहसास कैश इमरजेंसी हो या लेबर प्रोग्राम हो, तो वो फ्यूचर में हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है, हम सोशल प्रोटेक्शन के हवाले से पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं। देखिए जी, सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसी के लिए तो हमें नेशनल सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री जो हमारी है, जो पिछले 10 साल से जिस पे काम नहीं हुआ था, अब हमने नई सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री जो है उसको कंप्लीट करना है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जैसे कि मैंने पहले बताया, हमें पॉवर्टी प्रेवलेंस के नए फिगर्स चाहिए। इनकम पॉवर्टी क्या है कोविड के बाद, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या है कोविड के बाद। मगर जो आप फरमा रहे हैं कि इनफॉर्मल और फॉर्मल इकोनॉमी में की क्या सिचुएशन है, उसकी एक स्नैपशॉट हमें ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जो लेबर पोर्टल से जो डेटा हमें आ रहा है, लोग बता रहे हैं कि उनकी जॉब कैटेगरीज क्या हैं, उनका एम्प्लॉयर कौन था लास्ट, और एम्प्लॉयर के कवाइफ क्या हैं, फ़ोन नंबर क्या हैं, तो उससे हमें ज़रूर एक स्नैपशॉट मिलेगा। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तो नहीं होगा, मगर जितने लोग अप्लाई करेंगे वो अपनी पर्टिकुलर्स तो बताएंगे, और हमें ये मालूम करने में कुछ हद तक हमारी मुआवनत होगी कि जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनमें से कितने इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट से लेड ऑफ थे, कितने सेल्फ एम्प्लॉयड थे, कितने जो थे वो डेली वेजर्स थे। और अभी तक जो डेटा आया है उसमें डेली वेजर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी है वो सबसे ज़्यादा है। अच्छा। जो कि लेबर फोर्स सर्वे के साथ भी कंसिस्टेंट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सनिया नश्तर साहिबा, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया और बड़ा ज़बरदस्त आप काम कर रही हैं। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक, और हम लोगों से भी अपील करेंगे आपके तवज्जुह से, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के कि वज़ीर-ए-आज़म के कोरोना रिलीफ फंड में ज़्यादा से ज़्यादा अतिया दीजिए। अतिया आप लोग देंगे तो फिर हुकूमत जो है वो अगर आप 1 रुपये देंगे अतिया तो 4 रुपये हुकूमत डालेगी, और जैसे हमने उनसे सवाल किया उन्होंने बताया कि 200 अरब रुपये जो है वजारत जो